Assalamu alaikum everyone. In this video, we'll be purely focusing on some examples of basic pass testing. So let's directly start with example number 1. So the example is कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एक कोड गिवन है. अब इस कोड को हमें ऑब्वियसली ग्राफ में कन्वर्ट करना है. देन उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे. हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितनी बन रही हैं, राइट. तो ये सब करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप हमने जो डिस्कस किया था वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हमें नंबर असाइन करने हैं. किसको नंबर असाइन करने हैं? हमें नंबर असाइन करने हैं इस एग्जाम्पल में जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो इफ के अंदर नजर आ रही है जो कि ये है, तो इसको मैं नंबर 1 असाइन करूंगी. देन ये स्टेटमेंट 1 नोड 2 बनेगी. देन ये एल्स वाली स्टेटमेंट नोड 3 और ये एंड इफ 4. अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ आपके पास ये अराइज होगा कि जब मैं एल्स और स्टेटमेंट 2 को नोट 3 कंसीडर कर रही हूँ तो इफ और स्टेटमेंट 1 को मैं 1 नोट क्यों कंसीडर नहीं करी? इफ में मैंने अलग, इफ को मैंने अलग नोट कंसीडर कर दिया और स्टेटमेंट 1 को मैंने अलग नोट कंसीडर कर दिया. इसकी वजह यह है बेटा कि इफ के अंदर जो कंडीशन है वो पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट 1 के नाम से है ये पर्टिकुलरली एक अलग स्टेटमेंट है. इस वजह से num equals to 1000 is number 1 statement and statement 1 is 2, else is 3 और स्टेटमेंट 2 भी else ही का पार्ट है. else के अंदर कोई कंडीशन नहीं है. इस वजह से ये एक ही नोट पे आएगा और num equals to 1000 और स्टेटमेंट 1 दो अलग अलग बातें हैं. इस वजह से इनकी दो अलग अलग नोट्स बनेंगी और else और स्टेटमेंट 2 एक ही बात है कि else अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होती तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी. तो else और स्टेटमेंट 2 एक ही नोट बन जाएंगे, राइट. सो लेट्स मी क्लियर दिस. अब हम इसको नंबर्स असाइन करते हैं. सो आफ्टर असाइनिंग द नंबर्स हमारे पास कोड कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है कि ये नंबर 1 हो गया, ये 2, ये नोट 3 और ये नोट 4. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है. ग्राफ कैसे बनेगा कि नोड 1 ये हो गई, दिस इज नोड 1 जिसको हमने यहाँ कर दिया. फिर अगर नम इक्वल्स टू 1000 है या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी. अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसको मैंने नोट 2 असाइन करा हुआ है. अगर ये फॉल्स हो जाती है तो मैं एल्स पे आ जाऊंगी यानी नोट 3 पे आ जाऊंगी. और इन केस अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है तब भी हमें एंड इफ पे ही जाना है. और अगर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होती है तब भी एंड में हमें स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद एंड इफ पे ही आना है. तो 2 को भी 4 पे ही लाएंगे, 2 का फ्लो भी 4 पे ही आके एंड होगा और 3 का फ्लो भी 4 पे ही आके एंड होगा. आई होप इट्स क्लियर. अब हमें देखनी है नंबर ऑफ नोड्स कितनी है. 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास हो गई 4. देन हमें क्या देखना है उसके बाद? उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितने हैं. तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 1 2 3 4. नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स क्या होती है? नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स वो होती है जिसके आउटगोइंग एजेस एक से ज्यादा होते हैं. तो 1 एक ऐसी नोड है जिसके आउटगोइंग एजेस एक से ज्यादा है. 2 के एक ही है, 3 का भी आउटगोइंग एजेस एक ही है, 4 का एक भी नहीं है. तो वाहिद हमारे पास एक नोड ऐसी है जिसके आउटगोइंग एजेस 1 से ज्यादा है. तो ये हमारे पास हो गई नोड 1 जिसके आउटगोइंग एजेस 1 से ज्यादा है, जिसको मैं कह दूंगी कि ये मेरे पास प्रेडिकेट नोड है. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स वी हैव 1 प्रेडिकेट नोड. ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ रीजन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने बाउंड्रीज आपके ग्राफ ने टोटली कवर की. तो एक बाउंड्री ये कवर हो रही है, दूसरी आउटर बाउंड्री होती है. हमेशा जब भी ग्राफ बनाएं उसको एक स्क्वायर बॉक्स में बंद करें ताकि आपको याद रहे कि आउटर रीजन भी एक रीजन है. तो एक इनक्लोज बाउंड्री ये है जो कि रीजन 1 कह दिया मैंने और दूसरा जो रीजन है वो आउटर रीजन है जिसको मैंने कह दिया रीजन 2. तो टोटल हमारे पास कितने रीजन्स हो गए? टोटल हमारे पास 2 रीजन्स हो गए, राइट. तो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स another example which is example number 2. so let's see. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास इफ की कंडीशन गिवन है. इफ में हमारे पास क्या है कि एक स्टेटमेंट है
अगर वो सेटिस्फाई होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, और एल्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं एल्स के साथ, ये बता रहे हैं कि एल्स अगर स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर एंड इफ पे आऊंगा। ठीक है ना, ये कोड यही बता रहा है। अगर इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखती, इट मींस एल्स का स्कोप बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट 2 ही होती। ठीक है, अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब एल्स पे आएंगे और नोड 1 2 3 पे, जब मैं नोड 3 पे आऊंगी तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों को एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, फिर एंड इफ होगा। ठीक है, अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या बताया था मैंने? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको नंबरिंग करनी है। तो ये हो गई नोड 1, ये नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। मैंने इसको नोड 4 क्यों कहा? क्योंकि एल्स की जो पूरा एक अलग स्कोप है जिसमें स्टेटमेंट 2 और 3 होनी है, तो फॉर द पर्पस ऑफ इजीनेस मैंने कहा जब हम नोड 3 पे आए तो 2 और 3 दोनों को एग्जीक्यूट करें, जिसको मैंने नोड 4 का नेम दे दिया। तो इसका ग्राफ कैसे होगा कि सबसे पहले हम इफ पे आएंगे, हम देखेंगे कि अगर इफ ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जो कि नोड 2 है, और अगर इफ फॉल्स है तो एल्स पे आ जाएं जो कि नोड 3 है। एल्स के एग्जीक्यूट होने के नतीजे में जब आप एल्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसका पूरा एक ब्लॉक है जिसको मैंने 4 का नाम दे दिया, इसके स्कोप को मैंने नोड 4 का नाम दे दिया। और अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है तब भी मुझे एंड इफ पे आना है, और अगर स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होती है तब भी मुझे 5 नोड पे आना है, स्टेटमेंट 2 और 3 एग्जीक्यूट होने के नतीजे में। तो दोनों को एट द एंड मैं नोड 5 से कनेक्ट कर दूंगी। सो यहाँ आपको नजर आ रहा है प्रेडिकेट, आपके पास नोड नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 1 2 3 4 5। एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। एजेस भी 5 है। प्रेडिकेट नोड्स कितनी है? एक ही प्रेडिकेट नोड है, 1 प्रेडिकेट नोड, राइट। और आपके पास रीजन्स कितने हैं? रीजन्स 2 ही हैं। ठीक है, सो ये फाइनली आपके पास सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेट मी क्लियर द एनोटेशंस, और अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज अबाउट लूप्स। ठीक है, अच्छा, इसमें बड़ा आसान है इसको तो असाइन करना नंबर्स। ये स्टेटमेंट 1 हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3, नोड नंबर 1 2 3। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहे, तो इसको मैंने 1 की उस वजह से असाइन किया क्योंकि वाइल के अंदर एक कंडीशन भी है। बेसिकली ये स्टेटमेंट 1 है, ये नोड 2 है और ये नोड 3 है। ठीक है, बेसिकली ये जो कंडीशन है ये पूरी एक बात है, तो इसको आप नंबर असाइन कर रहे होते हो। देन आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, देन फिर एंड वाइल। अच्छा, अब इसका अब हम ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ ये जो बना हुआ है, पहला मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये ग्राफ सही है? 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के आप देखें कि क्या ये ग्राफ सही है, उसके बाद आप फैसला करें कि ये ग्राफ सही नहीं है, दिस ग्राफ इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा भाई ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, उसके बाद इसको लूप बैक करते जाना है, देन हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर हम कंडीशन के फॉल्स होने के नतीजे में आते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हम उससे स्टेटमेंट्स को एक लूप में एग्जीक्यूट करते जाते हैं, करते जाते हैं। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करते, हम उस कंडीशन के फॉल्स होने के नतीजे में लूप से बाहर आ जाते हैं, हम एंड वाइल पे आ जाते हैं। तो एंड वाइल पे हम पहली वाली स्टेटमेंट को चेक करने के बाद ही आते हैं। तो ये ऐसे नहीं बनता, राइट? ये ऐसे नहीं बनता। ये कैसे बनता है? ये दिस इज द रॉन्ग थिंग। आप कंडीशन को कंटिन्यूअसली चेक करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से कंडीशन को चेक करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है यहीं से लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमेशा लूप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स 3 है, नंबर ऑफ एजेस भी 3 है, प्रेडिकेट नोड्स 1 है, नंबर ऑफ रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक रीजन है 1 और एक रीजन है 2। ठीक है, अब आपको इफ और वाइल का एक पूरा फुल फ्लैज एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज अबाउट स्विच, जिसमें आप आसानी से सबसे पहले नंबर्स असाइन करेंगे। ये जो स्विच केस है इसको आपने फर्स्ट नोड कंसीडर किया, देन केस 1 इज नोड नंबर 2 3 4 5 6 टिल नोड नंबर 6 विच इज डिफॉल्ट केस, देन आप उसको एंड कर देंगे। ठीक है, ये आपने नंबर्स असाइन कर दिए। नंबर्स असाइन करने के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, क्या है? पहला क्वेश्चन है क्या ये सही है?
नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ है कि नोड 1 के बाद आपने अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सबसे पहले मैंने गलत दिखाया कि यहाँ 2 लिखा, केस 2, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो उन्होंने कहा ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है, और डिफॉल्ट को उन्होंने 6 नोड पे अलग से कर दिया है कि 6 में तो एंड हो जाता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिफॉल्ट केस भी स्विच केस का ही एक केस होता है, जब इस ये नहीं होगा तो ये होगा, जब ये नहीं होगा तो ये होगा, और जब केस 4 नहीं होगा तो डिफॉल्ट होगा। तो डिफॉल्ट भी हमेशा इसी तरह से, जैसे 4 5 2 3 4 5 है, उसी तरह से डिफॉल्ट केस की भी नोड नंबर 6 इसके साथ ही होनी चाहिए थी, और एंड किस पे होता है, एंड में 7 आता। ठीक है, तो ये यहाँ गलती थी। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम, ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल गलत है। सही ग्राफ मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है। ठीक है, ये गलत ग्राफ है। सही ग्राफ मैंने आपको अभी ये समझाया, ऐसे बनता है कि डिफॉल्ट भी एक केस ही होता है, उसको अलग से नहीं ड्रॉ करते। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें नोड्स कितनी है, तो आपको नजर आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ 7 नोड्स हैं। एजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एजेस हैं। अब हम इसके रीजन्स काउंट करते हैं। रीजन ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये हो गया R4, और बाहर वाले रीजन को मैं कह दूंगी R5। तो टोटल कितने रीजन्स हो गए मेरे पास, टोटल मेरे पास हो गए इसके 5 रीजन्स। ठीक है, तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ 7 नोड्स, 10 एजेस, 1 प्रेडिकेट नोड, क्योंकि 1 के ही मल्टीपल एजेस हैं, बाकी किसी के भी मल्टीपल एजेस नहीं है, और 5 रीजन्स। मूविंग फॉरवर्ड विद एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास इफ है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स असाइन करते हैं। अब यहाँ वीडियो को रोक के खुद से आपको नंबर असाइन करके देखने कि आप सही कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर्स मैंने कैसे असाइन करे हैं। देखिए, नंबर्स ऐसे असाइन करते हैं कि मैंने क्या कहा था, पहली जो कंडीशन है उसको नंबर 1 देते हैं। तो यहाँ 2 कंडीशन है, तो इसको नंबर 1 दूंगी और इसको नंबर 2 दूंगी, क्योंकि 2 अलग अलग बातें। देन ये स्टेटमेंट नंबर 1 को 3 नोड असाइन करूंगी, एल्स को 4 नोड, और फिर एल्सिफ हो जाएगा 5। बिल्कुल उसी तरह इसको नंबर्स असाइन करेंगे हम। ओके, दीज आर द नंबर्स कि ये कंडीशन जो है पहली वाली उसको 1, देन 2, देन स्टेटमेंट 1 को 3rd नोड, देन स्टेटमेंट 2 इज 4th नोड, या एल्स को कहते हैं 4 नोड, एक ही बात है। देन एंड इफ, sorry, there is a mistake, typical mistake, this is not else if, this is and if। ठीक है, ये and if है, this is and if। ठीक है, तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बताते वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ग्राफ में आप सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे कि a ग्रेटर देन 100 है, इसको मैंने नोड 1 असाइन करा है। अब या तो a ट्रू होगा या a फॉल्स होगा। व्हाट इफ अगर a ट्रू है, अगर ए ट्रू हो जाता है तो बहुत जरूरी है कि अगर स्टेटमेंट 1 आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो बी भी ट्रू हो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड। तो स्टेटमेंट 1 पे आप तभी आएंगे, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब नोड नंबर 3 पे आप तभी आएंगे जब 1 और 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो 1 अगर ट्रू है तो आपको फौरन से चेक करना है क्या 2 नोड भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर स्टेटमेंट 1 यानी नोड नंबर 3 एग्जीक्यूट हो। व्हाट इफ अगर 1 फॉल्स हो जाए, अगर 1 फॉल्स हो जाता है तो आपको पता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो मुझे एल्स पर ही आना है, तो मुझे 4 पर ही आना है, मतलब एल्स पर ही आना है। और एल्स एग्जीक्यूट करने के बाद मैं हमेशा एंड इफ पे जाऊंगी, और जब मैं 3 नोड को, मतलब स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करती हूँ, तब भी मैं एंड में किस पर ही जाऊंगी, 5 पर ही जाऊंगी। अब यहाँ एक चीज मिस हो गई, देखें, या तो ए ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा, या ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा, या तो दोनों फॉल्स होंगे, या फिर ए फॉल्स होगा और बी ट्रू होगा। ये ट्रू फॉल्स वाला मैंने कर लिया कि ए ट्रू है और बी फॉल्स है। दोनों ट्रू वाला भी मैंने कर लिया कि जब दोनों ट्रू हैं तो 3 एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इफ अगर दोनों फॉल्स हैं, अगर 1 भी फॉल्स है, ठीक है, अगर 1 भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो मैं जाऊंगी ही नहीं। ठीक है ना, मैं स्टेटमेंट 2 पे जाऊंगी नहीं। ये देखें, ये 1 फॉल्स है और 2 फॉल्स कब होगा, 2 का तो बस मैंने ट्रू कंडीशन ही बनाई हुई है ना। अगर 2 वाला मतलब b लेस देन 200 अगर फॉल्स हो गया तो मैं कहाँ आऊंगी,
कहाँ होंगी? अगर 1 ट्रू हुआ, मतलब अगर A ट्रू हुआ और B फॉल्स हो गया तो मैं कहाँ आऊंगी? तो मैं स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, तब भी मैं किस पे ही आऊंगी? 4 पे ही आऊंगी। तो ये सारी कंडीशंस। अब ये ग्राफ फुल फ्लेज ग्राफ है, इसमें आपको सब देखना है कि जब दोनों ट्रू है तो क्या, जब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या, जब दोनों फॉल्स है तो क्या, जब पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो क्या। तो इन सबको आपको बारी बारी सेटिस्फाई करना है। देखिए ये हमसे रह गया था, हमने पूरा ग्राफ बना लिया लेकिन ये हमसे रह गया था, तो ये आपको ट्रेस करना है कि दोनों के ट्रू के लिए बना लिया, एक ट्रू और एक फॉल्स के लिए बना लिया, अब एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो उसका रह गया था वो मैंने अब बनाया। ठीक है, तो अब हम लेट मी क्लियर दिस एनोटेशंस और हम इसका ग्राफ देखते हैं। कि तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, कि हमने पहले देखा कि 1 ट्रू होगा तो हम 2 को चेक करेंगे, 2 भी ट्रू है तो हम 3 पे चले जाएंगे, अगर 1 फॉल्स है तो हम स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर 1 ट्रू है और 2 फॉल्स हो गया तो भी हम स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और 3 के बाद तो अल्टीमेटली हमें 5 पे ही आना है, मतलब एंड इफ करना है, और 4 के बाद भी हमें एंड इफ करना है। अब आप आराम से इसके नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोट्स देख रहे हैं कि 5 है, नंबर ऑफ एजेस काउंट करें 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ रीजन्स कितने, नंबर ऑफ रीजन्स लेट मी लेबल देम, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है और ये तीसरा रीजन है, तो नंबर ऑफ रीजन्स 3 है। ठीक है, हम रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आ रहे हैं कि 5 नोट 6 एजेस 2 प्रेडिकेट नोट्स और 3 रीजन्स, एक 1 वाली नोट भी प्रेडिकेट नोट है और 2 वाली नोट भी प्रेडिकेट नोट है। ठीक है, तो दीज वर सम वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल नंबर 3 को आप फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसके नीचे आप कोड लिख दें एग्जाम्पल नंबर 4 वाला, और इन दोनों कोड्स को मर्ज करके एक ही सिंगल कोड में इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं। एग्जीक्यूट से मेरा मुराद है इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएं, फिर उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला जो आपको पता है, ठीक है ना, वो करें। आपका टास्क ये है कि आपने जो बेसिक पाथ टेस्टिंग में साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला देखा है, उस साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला, ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं, इनको इस हर एग्जाम्पल के लिए जो हमने 5 एग्जाम्पल्स करी हैं, इन सारी एग्जाम्पल्स पे ये तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके आंसर निकालना और वेरीफाई करना है कि तीनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। दिस इज योर टास्क टू डू एज वी हैव डिड इन लास्ट यूनिट विच इज यूनिट नंबर 14.2, राइट। सो ये आप करें फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और जरूरी नहीं है कि इतना ही स्मॉल कोड आपके लिए सॉल्व करने के लिए आए, हो सकता है हर केस कोड ऐसा है जिसमें एक स्विच केस हो, एक वाइल लूप लगा हुआ हो, सीक्वेंस में सम हो रहा हो, बहुत कुछ हो रहा हो, और फिर आपको उसका बेसिक पाथ टेस्टिंग के थ्रू साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो। तो इट्स वेरी इजी कि जब भी कोई कितना भी बड़ा कोड गिवन हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है उसको नंबर्स असाइन करने हैं, नंबर्स असाइन करने के बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उसके ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, और ये सारे पैरामीटर्स निकालने के बाद आपको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला देखते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और ये 3 फॉर्मूलाज है जिनसे आप बड़ा इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक बड़ा इजी फॉर्मूला ये भी है कि जितने नंबर ऑफ रीजन्स है उतनी ही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके नंबर ऑफ रीजन्स थे 2, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 2 ही होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके नंबर ऑफ रीजन्स थे 2, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 2 ही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके नंबर ऑफ रीजन्स 2 थे, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 2 ही होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके नंबर ऑफ रीजन्स 5 थे, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 5 होगी। और एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके नंबर ऑफ रीजन्स 3 थे, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी 3 होगी। अब जो बाकी के 2 फॉर्मूलाज हैं उससे आप खुद वेरीफाई कर देता, तो मैंने आपके लिए कर दिया, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।